हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। ये क्लास जो है अपनी एसआई एमसीक्यू बैच का एक तरह का डेमो क्लास है। इस क्लास में मैं आपको जो इंडियन पॉलिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो पेपर टू है, पेपर टू का अपना जो जीके और जीएस है, उसमें जो इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपको कहाँ से सवाल बनते हैं। तो कंप्लीट एक तो सिलेबस एनालिसिस करेंगे और किस प्रकार के सवाल जो है आगे की परीक्षा में आ सकते हैं, इसको जानने के लिए हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2021 की जो तीनों शिफ्ट रही थी, 2018 की जो शिफ्ट में उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। सिलेबस में कहां से वो सवाल जो है वो पुटअप किए गए, ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि जो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं वो परीक्षा किस दृष्टि से यहाँ पर सवाल पूछता है। ठीक है ना। और ये एमसीक्यू बेस जो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी साथी यहाँ पर इस एमसीक्यू बेस से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, ये एमसीक्यू बेस आपके लिए क्या काम करेगा। देखो, हम कई बार क्या होता है, थ्योरी तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में कई बार सवाल इस तरीके से घुमाकर पूछ लिया जाता है कि हम थोड़ा सा भी घुमाते हैं प्रश्न का उत्तर देने में असक्षम हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा घुमा कर दिया और हम उसको सही से कर नहीं पाते, सही से पढ़ नहीं पाते और सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इस एमसीक्यू बैच में ऐसा होगा कि इस एमसीक्यू बैच में हम परीक्षा में जिस तरह के सवाल पूछ जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, टॉपिक वाइज हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन करेंगे और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, और किस तरह से जो एग्जामिनर है वो घुमाकर सवाल पूछ सकता है। कई बार हम थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी तो हम सीधे सीधे पढ़ते हैं और जैसे सवाल देखते हैं सवाल हमें आता नहीं। तो कई बार लास्ट में कई कैंडिडेट जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, वो कुछ मार्क्स जो कमी रह जाती है, तो इसी कमी को हम पूरा करेंगे इस एमसीक्यू बैच में। तो ये एमसीक्यू बैच उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है जो हर बार थोड़े थोड़े नंबरों से रह जाता है और परीक्षा में इस तरह के जो घुमावदार सवाल आते हैं उनमें से पीछे रह जाते हैं। तो डिटेल्ड इसमें आपको क्वेश्चंस की एक तो एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी, डिटेल्ड उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और मेरे हिसाब से आपके लिए एक बहुत बेहतरीन बैच यहाँ पर साबित होने वाला है। और जो साथी अभी तक एमसीक्यू बैच से नहीं जुड़े हैं, मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि क्वालिटी एजुकेशन के जो एप्लीकेशन है उस पर ये एमसीक्यू बैच लॉन्च हो चुका है, और उसमें जो पेपर टू है अपने जीके और जीएस वाले, उसके कंप्लीट पूरे सिलेबस का सारे सब्जेक्ट के आपको जो है टोटल सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। और उसकी फीस जो है, प्राइस है जो मात्र 999 रुपये रखी गई है, और उसमें भी जो है आप अगर कूपन कोड का यूज करेंगे तो वहां पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन बैच आपके लिए साबित हो सकता है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हमने इंडियन पॉलिटी यहां पर लिया, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों में ही आपको करवाने वाला हूं। और आज के इस वीडियो में हम यहां पर जो पीवाईक्यूज आए हैं 2018 और 2021, उनका कंप्लीट यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं, सिलेबस का एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आगामी आने वाले में, और किस तरह के सवाल पूछे गए उनके बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। और आगामी जो भी बहुत जल्द जो है आपकी सारी एक एक टॉपिक वाइज जो अपने टॉपिक दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी क्लासेस भी शुरू कर दी जाएगी। क्लासेस में हम एक एक टॉपिक को लेते हुए चलेंगे और उस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेंगे, किस तरह से सवाल बनते हैं, परीक्षा के जो परीक्षक होता है वो किस तरह से सवाल बनाता है, उनकी अप्रोच क्या रहता है, उसको समझते हुए चलेंगे और डिटेल्ड उसका सॉल्यूशन लेंगे, ताकि 360 डिग्री एनालिसिस होने के बाद हमें पता चल सके कि उससे जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछे तो वो हमारे गलत नहीं हो जाए। देखो, सबसे पहले तो अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये सिलेबस जो आरपीएससी ने डाल रखा है अपनी वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ये इंग्लिश में है, मैं इसको आपको हिंदी में बता दूंगा। इंडियन पॉलिटी में जो दिया हुआ है अपने को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस नाम से ये सिलेबस पूरा अपने को दे रखा है, जिसमें देखो इन्होंने 3 पार्ट में इसको बांटा है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम से दिया है, जिसमें आप देखो संविधान निर्माण से लेकर यहाँ पर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सभी कुछ दे दिए यहाँ पर। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखो कि इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और जितनी भी संस्थाएं उन सबके बारे में दे रखा है। और एक टॉपिक और दे रखा है जिसमें पब्लिक पॉलिसी और राइट्स के बारे में, जिसमें एक तो लोक नीति आ जाती है और एक वैधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र आ जाता है, उसके बारे में दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि अपना पूरा हिंदी मीडियम ही चलने वाला है, तो हिंदी में भी मैं आपको यहाँ पर सिलेबस बता देता हूँ। और अपना पूरा जो सिलेबस है, क्योंकि आरपीएससी ने इंग्लिश में डाला हुआ, तो अपने पूरा हिंदी में जो सिलेबस है वो भी आपको एप्लीकेशन में उपलब्ध करवा दिया गया। थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं अपने जो सिलेबस है उसको। देखो, परीक्षा में सवाल कहाँ कहाँ से आएंगे इंडियन पॉलिटी में, लगभग लगभग यहाँ पर आप मान के चलिए कि आपके 10 के आसपास सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। 9-10 कोई फिक्स रेशो नहीं है, लेकिन 9-10 का रेशो चलता है, 10 के आसपास सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। तो इंडियन पॉलिटी में आप देखिए, यहाँ पर संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1919 और 35, यहाँ पर ये दिया हुआ 1919 और 35, दो अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम थे, केवल वही दिए हुए। इसके अलावा बाकी जो 1909 का था या उसके पहले के थे,
उसके बारे में उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि जो है सवाल जो है वो सीधे-सीधे यहीं से पूछे जा सकते हैं। और पिछली अगर मैं अभी आपको सारा पीवाईक्यू बताने वाला हूँ, सवाल जो आए वो इन्हीं से सवाल, जैसा-जैसा सिलेबस में लिख रखा है सीधे-सीधे वहीं से सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद अगला जो लिखा हुआ है वो है संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनाई गई वहां से, तो यहाँ से भी सवाल डेफिनेटली पूछा गया है। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में, और यहाँ से ज्यादातर जो सवाल पूछा गया है वो हमें भारतीय संविधान के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ-कहाँ से भारतीय संविधान में कुछ बातें ली गई है, वहां से सवाल ज्यादा पूछा गया। उद्देशिका प्रस्तावना से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से रेगुलर हर पारी में और हर जगह सवाल पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूल कर्तव्य से सवाल पूछा गया है। इसके बाद संघीय ढांचा, संघीय ढांचे से सीधे सीधे कोई इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी हम इसको पढ़ेंगे। संघीय ढांचा से हम जैसे एक सवाल अगर हमें इसका देखना चाहे तो अवशिष्ट शक्तियों वाला अगर हम देखना चाहे तो अवशिष्ट शक्तियां पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, वो केंद्र का होता है। इस तरह का सवाल पूछा गया, तो ये भी इसको हम संघीय ढांचे से जोड़कर देख सकते हैं। इसके अलावा संविधान संशोधन, आपातकाल से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए है ना। राज्यों में जो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया वो भी एक तरह से हम देखा जाए तो आपातकाल प्रावधान से जुड़े हुए। जनहित याचिका से इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा गया। न्यायिक समीक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम एक एक सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, यहाँ पर सारे पढ़ेंगे कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। हर टॉपिक्स पे जुड़े हुए आपको सवाल आपको मिलेंगे, और इसमें कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है बार बार रिपीट हो रहा है उस पर हम क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा रखेंगे, और जिनसे क्वेश्चन की संख्या हमें लगता है कि नहीं पूछा जा सकता, नगण्य रहेगी, उस पर थोड़ा सा सवाल कम रखेंगे, लेकिन उसको भी हम पूरा यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। इसके अलावा भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल और राष्ट्रीय एकीकरण, ये एक टॉपिक अलग से दिया हुआ। हालांकि अभी पिछले जो 2021-18 में जो एग्जाम हुआ उसमें इन टॉपिक से ज्यादा सवाल यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलते हैं। ज्यादातर जो सवाल मिलते हैं वो यहाँ से देखने को मिलते हैं और इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक से भी सवाल नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में आपके ये प्रश्न जो है यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। हम इसको भी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। आप देखिए, इसके बाद आता है संघ और राज्य की कार्यपालिका, संघ और राज्य की व्यवस्थापिका, और संघ और राज्य दोनों जगह की जो न्यायपालिका है, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय भी हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति टॉपिक में यहाँ पर सिलेबस में नहीं दिया हुआ ये टॉपिक। अपने न तो ये मान के चलिए कि आरएस का सिलेबस और एसआई का सिलेबस यहाँ पर पूरा सेम है, दोनों में यह नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसको पूरा यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम संसद पढ़ रहे हैं, संसद में आप देखोगे, संसद में आप यहाँ पर राज्यसभा आती है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर जब हम संसद पढ़ रहे हैं तो हमें उपराष्ट्रपति भी पढ़ना पड़ेगा, वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी पढ़ेंगे और एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी हम उसको पढ़ेंगे। संसद लिख दिया इसलिए उपराष्ट्रपति का टॉपिक नहीं लिखा, तो ये नहीं सोचना कि उपराष्ट्रपति को छोड़ के जा सकते हैं, पढ़ेंगे हम यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। न्यायपालिका में यहाँ पर आएगा, लेकिन संस्था के तौर पर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है। चुनाव आयोग, ये संस्थाएं सारी आ गई। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी। योजना आयोग, अब योजना आयोग क्योंकि पुराना हो चुका है इसलिए यहाँ पर अब या तो नया सिलेबस आएगा उसमें भी चेंज कर दिया जाएगा, नहीं भी आएगा तो हमें ज्यादातर जो पढ़ना है वो अब किसके बारे में पढ़ेंगे, हम नीति आयोग के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी जो है उसके बारे में सवाल पूछा भी गया है और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सीवीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। लोकपाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी, सवाल पूछा जा चुका है, हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ। इसके बाद लास्ट टॉपिक लिखा हुआ लोक नीति और अधिकार। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति या लोक नीति, दोनों ही कह सकते हैं, एक ही बात है। ज्यादातर जो पॉपुलर नाम आता है वो लोक नीति आता है ना। पब्लिक पॉलिसी को सार्वजनिक नीति कहो चाहे लोक नीति कहो, एक ही बात है। विभिन्न विधिक अधिकार, लीगल राइट्स और नागरिक अधिकार पत्र, इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सब का कलेक्शन यहाँ पर आपको इस बैच में मिलने वाला है, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। और किस तरह से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, पिछला जो भी आरपीसी का ट्रेंड चल रहा है उसको हम सारा देखते हुए पूछें, यहाँ पर आपको सारी चीजें समझाएंगे, बताएंगे। यहाँ पर आरपीएससी का ट्रेंड, अगर पिछला हम ट्रेंड देखने को देखें पिछले 3-4 सालों का, तो पॉलिटी को सबसे ज्यादा हार्ड बना रहा है। पॉलिटी में ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे जो कई किताबों में मिलते नहीं, है ना। फिर भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सवाल जो है अपने यहाँ पर कवर हो जाए। अब कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं आते, तो वो न मुझे आएंगे न वो आपको आएंगे, उनसे अब उनको डरना नहीं है, उनकी चिंता नहीं करनी है। अभी आपने हाल में देखा होगा कि पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, मात्र 6 कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास किया, बाकी पास ही नहीं हुए। 200 से ज्यादा पोस्ट थी लेकिन पास ही नहीं हुए। अब इतना ज्यादा टफ पेपर बनाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं वो तो अब आरपीएससी जाने, लेकिन अपने को उसकी चिंता नहीं करनी है कि कोई सवाल इतना टफ पूछ लिया
अब जिसका जवाब किसी को नहीं आता है ना, किताबों में भी नहीं मिलता, तो उसका जवाब किसी को नहीं आएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। बाकी मेरी ये कोशिश रहेगी कि ऐसा कोई सवाल नहीं बचे जो बाकी कैंडिडेट्स कर सके और आप नहीं कर पा रहे, इस बैच में वो सारा का सारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जो भी पीवाईक्यूज रहे। पीवाईक्यूज यानी 2018 और 2021 मैंने यहाँ पर लिए, 4 शिफ्ट होगी, 2018 की 1 शिफ्ट, 2021 की 3 शिफ्ट, यहां से मैंने ये प्रश्न लिए हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देखो पीवाईक्यू का एनालिसिस करने से हमें ये पता चल जाता है सिलेबस के किस टॉपिक से वहां सवाल लिया जा रहा है, प्लस आगे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये अप्रोच हमें थोड़ी सी समझ में आ जाती है। हालांकि 2018 और 21 में अगर आप देखोगे सारे सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे गए, इजी सवाल ही पूछे गए जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह के सवाल रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे सवाल जो है आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर पिछले ट्रेंड को अगर हम देखें उस तरह के हार्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे तो भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और हमारा टारगेट 100% जरूरी नहीं होता कि हमें परीक्षा में 100% लाने होते हैं, हमें मैक्सिमम मार्क्स लाने होते हैं जो हमारा सिलेक्शन करवा सकता है। चलिए अब सवाल को देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका। अब देखो यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा सिलेबस में टॉपिक जो लिखा हुआ वो जनहित याचिका लिखा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। वहां से ये सवाल पूछा गया, तो जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो ये पूछ रहा है मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, AM अहमदी, M हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, AS आनंद और PN भगवती। ये सवाल अगर जिन्होंने भी थोड़ी सी बेसिक पॉलिटी पढ़ रखी है उनको बहुत आसानी से ये सवाल आ जाता है, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो कई परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, बहुत सा आसान सवाल है। भारत में ज्यादातर सवाल ऐसा पूछा जाता है भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसने की, जनहित याचिका के जनक कौन होते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 2 नाम मुख्य रूप से आते हैं। पहला नाम आता है PN भगवती जी का, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। ये उस समय चीफ जस्टिस थे जिन्होंने ऑफिशियल रूप से इसकी शुरुआत, हालांकि इसकी शुरुआत इनके मुख्य न्यायमूर्ति बनने से पहले ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए, जस्टिस रहते हुए भी कर दी थी, बाद में चीफ जस्टिस बने थे तो उन्होंने एक तरह से उसको ऑफिशियल रूप दे दिया था। तो एक तो PN भगवती का नाम याद रखेंगे आप, और दूसरा नाम और बहुत महत्वपूर्ण नाम याद रखेंगे VR कृष्णैयर। ये भी एक न्यायाधीश थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी PIL को लागू करने में, PN भगवती और VR कृष्णैयर। लेकिन PN भगवती का नाम ज्यादा आता है क्योंकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। ठीक है, 1985-86 के आसपास जो है लगभग 17वें मुख्य न्यायाधीश भारत के थे। 1985 1985-86 के आसपास ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और उस समय एक तरह से उन्होंने ऑफिशियल रूप से शुरू कर दी थी। हालांकि भारत में जो पहली बार PIL का हम केस देखते हैं वो 1979 में हुसैन आरा, ये भी आप याद कर लेना, लिख लेना, क्योंकि ये सवाल भी पूछा जाता। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकार किया। ये वाला लिख लेना क्योंकि ये भी परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य वाले केस में पहली बार जनहित याचिका को स्वीकार किया गया, जहां पर जो भी कैदी थे अंडर ट्रायल चल रहे थे, अभी जिसको कैदी थे लेकिन अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, वो लेकिन अंडर ट्रायल थे, उनकी सुनवाई को करते हुए ये केस आया था, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। तो ये पहला केस था जो 1979 में। तो यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी। तो देखा जाए तो देखो ये 80 का दशक, 70 का दशक खत्म हो रहा है, उसके बाद 80 का दशक शुरू हो रहा है, तो इसको यह माना जाता है कि 80 के दशक में शुरुआत हुई, सीधा 1980 के दशक में। कोई एक फिक्स यहां पर नहीं माना जाता भी इस साल से या इस डेट से शुरू, ऐसा नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये आता है कि 1980 के दशक से शुरुआत। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला केस कौन सा आया तो आप लिखेंगे हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ये पहला केस था जिसमें जनहित याचिका को स्वीकार किया गया। ठीक है, 1980 के दशक में शुरुआत इसकी मानी जाती है। और फिर बाद में जब PN भगवती खुद, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी इस केस में तब वो एक जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे, बाद में चीफ जस्टिस हो गए, उन्होंने इसको ऑफिशियल रूप दे दिया। अब जनहित याचिका होती क्या है, हम सारा चीजें डिटेल में, वैसे तो ये क्योंकि थ्योरी बैच नहीं है, थ्योरी बैच में बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ, ये सिर्फ MCQ बैच है। यहाँ पर ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर यहाँ पर आए, तो बेसिक नॉलेज आपको होगी और हम थोड़ा सा और एडवांस नॉलेज क्या हो सकते हैं वो एड ऑन करेंगे, लेकिन थोड़ा फिर भी इसके बारे में बेसिक। जनहित याचिका, जनता के हित के लिए याचिका दायर करना। सुप्रीम कोर्ट में इस जनहित याचिका से पहले का ये सिस्टम था कि जिसको अपनी सुनवाई करवानी है, जिनको अपना सॉल्यूशन चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, वो खुद ही याचिका दायर कर सकता है। लेकिन यहां पर क्योंकि ये अवधारणा US में चलती थी, ये जो अवधारणा है वो कहां से आई, अवधारणा US में 1960 के दशक में लगभग शुरू हो चुकी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
वहां की ये अवधारणा थी। ठीक है, भारत में भी इसको लागू किया गया कि कई भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो न तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, वो सीधा अपने सुप्रीम कोर्ट में अगर उनका मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में न्याय लेने के लिए नहीं आ सकते हैं। तो उनके बिहाफ पे कोई तीसरा व्यक्ति भी अगर पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी कोई भी मुद्दा उठाए तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार कर लेगा। जरूरी नहीं कि आप न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए वहां पर पहुंचे। अगर किसी भी तीसरे व्यक्ति का भी यहाँ पर मूल अधिकार का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति उस तरह का मुद्दा उठा सकता है। उसको कहते हैं जनहित, यानी जनता के हित के लिए कोई भी याचिका दायर कर सकता है। और ऐसा पहले सिस्टम भारत में नहीं था। ऐसा सिस्टम श्रेय शुरू करने का श्रेय गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, उनको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है पीएन भगवती साहब को, जो 1985-86 में भारत में चीफ जस्टिस रहते हैं, 17वें चीफ जस्टिस। इसके अलावा इस सवाल में थोड़ा सा और चर्चा करें, जहां सवाल पूछा जा सकता है वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो हमारे चीफ जस्टिस रहे, 11वें चीफ जस्टिस रहते हैं, ये 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ये तो आपको पता होना ही चाहिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और ये एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, भारत के 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे। देखो, कार्यवाहक राष्ट्रपति पहली बार कब बने ये भी आपको पता होना चाहिए, 24 जुलाई 1969 को, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे उनका निधन हो गया। वीवी गिरी साहब जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद त्याग दिया। तो उपराष्ट्रपति, जैसे ही अगर राष्ट्रपति का निधन होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद धारण करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं है। तो जब राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो चीफ जस्टिस जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है। और उस समय थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और एक समय जब ये 1979 से 85 में खुद उपराष्ट्रपति थे, उस समय बाद में ये उपराष्ट्रपति भी बने फुल टाइम के लिए। जब ये उपराष्ट्रपति थे तो उस समय 1982 में जब ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, वो कुछ समय के लिए अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका गए थे। तो कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने संभाला। तो 2 बार इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ऐसे एकमात्र व्यक्ति जो न्यायाधीश भी रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे, उपराष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति रहे, वो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियों, रेजिड्यूरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? ठीक है, अभी हमने जो बात करी भी संघीय राज्य फेडरल सिस्टम जो होता है, तो इसको फेडरल सिस्टम वाले टॉपिक्स हम मान सकते हैं। इसको क्यों मान सकते हैं? फेडरल सिस्टम का मतलब यही होता है कौन सी पावर राज्य के पास रहेगी, कौन सी पावर केंद्र के पास रहेगी, ये सब फेडरल सिस्टम हम पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित रहेगी, इसमें किसका अनुसरण किया गया? तो यहाँ पर देखो, ये वाला भी टॉपिक आ गया साथ में, जो हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति, कि भारतीय संविधान का सोर्स, तो यहाँ से सोर्स वाला सवाल भी आ गया। तो दोनों सवाल को यहाँ पर हम मिक्स में मान सकते हैं। ठीक है ना, अवशिष्ट शक्तियां किसके संविधान से, ये किसका अनुसरण, किसके संविधान का अनुसरण किया कि हमने अवशिष्ट शक्तियों की जो पावर है वो संघ में दे रखी, केंद्र सरकार के पास रहेगी। तो देखो, पहले तो समझने वाली बात यह है कि हमारे जो है 3 प्रकार की सूची होती है। 7वीं अनुसूची, अगर 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दे रखी। कौन सी? तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची। ठीक है, इन तीनों सूची में बहुत सारे विषय लिखे हुए अलग अलग। अभी वर्तमान में बात करें तो ध्यान रखना 100 नहीं है, 98 है। ठीक है, 61 नहीं है, अभी 59 है। 2 विषय यहाँ पर कम हो गए और अभी यहाँ पर 52 विषय। ये टोटल विषय, इन विषयों में, इन 98 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची में जो है वो संघ सरकार का, यानी केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, केंद्र सरकार नहीं बना सकती है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय जिस पर दोनों, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन जब दोनों में से जो, अगर दोनों ही कानून बनाती है तो केंद्र सरकार का प्रभावी होता है, ये आप सबको पता होगा। लेकिन इन सूचियों के अलावा भी अगर कोई ऐसा विषय आ गया जो अभी तक इन सूची में शामिल नहीं था, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? उन बचे हुए, अवशिष्ट का मतलब बचे हुए, तो अवशिष्ट जो सूची है, ये अवशिष्ट विषय है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र का होगा। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? वो भी संघ का होगा। ये बात हमने अपने संविधान में अपनाई है। सवाल पूछ रहा है कि ये जो बात हमने रखी है अपने संविधान में, अनुच्छेद 248 में ये लिखा हुआ है, ये वाली बात हमने किस देश के संविधान से अपनाई है? तो इसका आंसर देखो, यहाँ पर फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन या जर्मनी,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। हमने कनाडा के संविधान से ये लिया है कि संघ को ये शक्तियां मिलनी चाहिए। अब कनाडा के संविधान, कनाडा के, देखो हमारे यहाँ पर, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास रहता है। ऑस्ट्रेलिया से भी हमने कुछ लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी ये सारी पावर राज्य के पास होती है। ब्रिटेन में तो राज्य जैसा कोई होता ही नहीं है, तो यूनिटरी स्टेट है, तो सारा पावर ही संघ के पास होता है, ठीक है ना। तो हमने ये अमेरिका से प्रेरित होकर नहीं लिया, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित होकर नहीं लिया, हमने कनाडा से लिया। कनाडा से हमने क्या लिया, कनाडा से हमने लिया है कि जो केंद्र सरकार है वो मजबूत होनी चाहिए। हमने केंद्र को ज्यादा पावर दी। आप देखो यहां पर भी केंद्र के पास ज्यादा पावर है, और अवशिष्ट शक्तियां भी हमने केंद्र को दे दी है। समवर्ती सूची पर भी कानून बनाते समय केंद्र का कानून ज्यादा प्रभावी होगा, और आपातकाल के समय राज्य सूची पर भी वो कानून बना सकता है। हमने केंद्र सरकार कैसे मजबूत रहे, संघ कैसे मजबूत रहे, ये सिस्टम अपनाया है। और ये सिस्टम कनाडा की प्रणाली में है कि जो है केंद्र सशक्त होना चाहिए, संघ सरकार सशक्त हो, संघ सरकार सशक्त होनी चाहिए। ये कानून हमने वहां से अपनाया। प्लस इसके अलावा हमने, अमेरिका में फेडरल सिस्टम है। फेडरल का मतलब यहाँ पर स्टेट भी होंगे, सेंटर भी होंगे, दोनों में पावर बराबर बराबर तरह से रहती है। हमने यहाँ पर भी सेंटर रखा है, स्टेट रखा है, लेकिन बराबर पावर नहीं दी है। पावर ज्यादा, झुकाव किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ झुकाव ज्यादा है। तो हमने फेडरल सिस्टम नहीं अपनाया, हमने जो सिस्टम अपनाया है, हम राज्यों का संघ है, संघात्मक राज्य नहीं है। हमने जो शब्द अपनाया, यूनियन ऑफ स्टेट्स अपनाया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ। ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने लिया है कनाडा से। यानी संघ के पास ज्यादा पावर रहेगी, ये हमने कनाडा से लिया है। क्लियर हो गया। आगे थोड़ा सा और जानेंगे। फ्रांस के संविधान से आपको पता होगा कि हमने क्या लिया, न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये वाला, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये वाले शब्द हमने यहाँ से लिए। ब्रिटेन से और अमेरिका से हमने काफी सारे प्रावधान लिए हैं, है ना। तो वह उसके बारे में भी काफी सवाल पूछे जा सकते हैं। ब्रिटेन से हमने ऐसे लिए है जो कानून बनाने के लिए, यानी संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था हो, विधि का शासन है जो संसद को पावरफुल बनाती है, वो हमने लिया था संसदीय ब्रिटेन की प्रणाली से। और ऐसे जो व्यक्ति को पावरफुल बनाते हैं, न्यायपालिका को पावरफुल बनाते हैं, वो ज्यादातर प्रावधान हमने कहां से ले रखे, अमेरिका से। ये एक थोड़ा सा याद रखने का तरीका हो सकता है। जर्मनी से हमने आपातकालीन संबंधी और आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबन, ये प्रावधान हमने जर्मनी से ले रखे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आया है पंचायती राज से, स्थानीय सरकार और पंचायती राज जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखा है वहां से। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया। देश में सबसे पहले पंचायती राज कहां पर लागू होता है, देखा जाए तो ये सवाल भी बहुत इजी है, आप सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर, पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को कहां से शुरुआत होती है, राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले से। और आपको सबको गांव का नाम भी पता होगा, बगदरी गांव से, है ना। तो यहां से, ये तो सबको पता है। तो राजस्थान, तो देखो हमें इस ऑप्शन को देख के राजस्थान यहां पर आ रहा है, इसके अलावा राजस्थान यहां पर आ रहा है, ठीक है। दो दो स्टेट पूछ लिए तो राजस्थान, एक स्टेट से काम नहीं चलेगा, हमें 2 स्टेट देखने पड़ेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से स्टार्ट होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका उद्घाटन करते हैं यहां से, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान के बाद इसको अपनाता है 11 अक्टूबर 1959 को ही। यहाँ पर दूसरा जो स्टेट आता है वो आता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका आंसर नहीं है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से पंचायती राज के बारे में सवाल आ गया है। पंचायती राज के बारे में बाकी और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 40 में दे रखा नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो पंचायत स्तर पर भी सरकार का निर्माण करे, गठन करे, ग्राम पंचायत का गठन करे, ठीक है। और इसके साथ हम 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी पढ़ते हैं। 73वां 74वां संविधान संशोधन, 73वें से 11वीं अनुसूची का निर्माण हुआ और 74वां से 12वीं अनुसूची का निर्माण हुआ, ठीक है। इसमें 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय हैं, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। हम जब हम एमसीक्यू क्लास लेंगे तो एक एक चीजों को अपन डिटेल में यहाँ पर खोलते हुए सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा 1-2 फैक्ट्स और आप इसमें याद रखना चाहिए। एक सवाल और इस तरह से पूछा जा सकता है, इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ये भी पूछे। तो पीएम के बारे में पूछे तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय, पीवी नरसिम्हा राव। और राष्ट्रपति के बारे में पूछे तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप याद रख सकते हैं, 24 अप्रैल 1993, उस दिन ये लागू हो गया था पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 1993।
अब देखो यहाँ पर दो डेट आ रही है, एक तो आ रही है कि 1959, उस समय क्या हुआ था और इस समय क्या हुआ था। 1959 में एक तरह से हमने पंचायती राज की शुरुआत कर दी थी। हमारे संविधान में लिख रखा है अनुच्छेद 40 में कि राज्य का, स्टेट का मतलब यहाँ पर सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, सबका सब आते हैं इसमें। स्टेट का मतलब सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। इसकी पालना करने के लिए 1959 में, 1959 से पहले पंचायती राज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। हमने यहाँ पर राजस्थान में और बाकी स्टेट्स में धीरे धीरे करके पंचायती राज का गठन करने का, ग्राम पंचायत का गठन करने की शुरुआत कर दी। लेकिन 1900 जब तक ये 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू नहीं हुआ 1993 तक, इसको संवैधानिक दर्जा नहीं था। संविधान में कहीं पर भी हमने स्पेशली कानून नहीं बनाया था। 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया और उसके बाद संवैधानिक दर्जा देने के बाद उसको प्रॉपर सही सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करना हमने शुरू कर दिया। उसके पहले क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं था तो प्रॉपर न तो कभी चुनाव हो रहे हैं, न इनको फंडिंग मिल रही है, तो सक्सेस पूरी तरीके से नहीं हुआ। ठीक है ना। तो उसको सक्सेस कराने के लिए हमने संविधान में इसका पर्टिकुलर एक चैप्टर जोड़ के सारे सारे यहाँ पर लिख दिया। एक सवाल और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समिति की सिफारिश पर यह लागू किया, तो समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति किस लिए, किस उद्देश्य से गठित की, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये याद रखना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये आप इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। देखो यहाँ पर जनहित याचिका का टॉपिक भी आ गया, एक तरह से मूल अधिकारों का टॉपिक भी आ गया, दोनों को मिक्स करके यहाँ पर लिखा कि मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका कहां पर दायर की जा सकती है। सवाल आपके सामने, मात्र उच्चतम न्यायालय में, मात्र उच्च न्यायालयों के समक्ष, किसी भी न्यायालयों के समक्ष, या उच्चतम उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष। सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है, कई बार हम मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका, आपको पता है कि मूल अधिकारों से संबंधित याचिका हम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों जगह दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया जनहित याचिका, तो जनहित याचिका भी दोनों तरफ दायर कर सकते हैं, एक ही बात है। तो उच्चतम न्यायालय में भी जारी की जा सकती है, उच्च वहां पर भी याचिका दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 32 ये है सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 इसके तहत हाई कोर्ट में ये जारी की जा सकती है ना। एक बात याद रखना, हाई कोर्ट में मूल अधिकारों के अलावा अन्य प्रकार की याचिका भी, यहाँ पर अन्य विधिक याचिका भी दायर की जा सकती है, विधिक अधिकारों के लिए भी यहाँ पर दायर की जा सकती है याचिका। इसलिए यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट का जो सुनवाई का जो दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर ज्यादा है। इसलिए अधिकार क्षेत्र, जो अधिकारिता क्षेत्र है किसका विस्तृत है, तो ये माना जाता है कि हाई कोर्ट का ज्यादा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में इसलिए उसका अधिकारिता क्षेत्र ज्यादा है, नहीं, आपको याद रखना है क्योंकि ये मूल अधिकारों के अलावा अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी हम याचिका दायर कर सकते हैं। इसलिए जो अधिकारिता क्षेत्र है वो किसका विस्तृत है, वो हाई कोर्ट का विस्तृत है। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आप देखिए, मौलिक अधिकार के रूप में हटाई जाने से पहले संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था। मौलिक अधिकार के रूप में, यह भी एक तरह से आप देखोगे मूल अधिकार से जुड़ा हुआ टॉपिक है, यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, तो मूल अधिकार एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ से एक से ज्यादा सवाल अपने को पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पर आप सबको पता है कि मूल अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले मूल अधिकार में था, अब मूल अधिकार नहीं, वो केवल एक विधिक अधिकार है। इसको कब हटाया गया, तो आप सबको पता है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। ये इजी चीज है, ये तो सबको पता होना चाहिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार जो पहले अनुच्छेद 31 में था और अनुच्छेद 19 में भी था, देखो 31 तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, अनुच्छेद 19 उसमें भी थोड़ा इजी सवाल पूछा गया, थोड़ा टफ पूछ रहे थे 19 एक, और उसमें भी जो थे वो जो उसका पार्ट है, यहाँ पर ये संपत्ति का अधिकार भी लिखा हुआ है कि संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। मूलतः देखा जाए तो यहाँ पर हम बात करते हैं 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें एक स्वतंत्रता संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भी है, वो 19(1) में लिखी हुई है। तो 19(1) और अनुच्छेद 31 में भी इसका वर्णन है। इन दोनों को यहां से हटा दिया गया और बाद में इसको केवल एक विधिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार। और इस विधिक अधिकार को बाद में अनुच्छेद 300 क में, ध्यान रखना ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, अब केवल एक विधिक अधिकार है, अब मौलिक अधिकार नहीं है। कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे,
मोरारजी देसाई। पहली बार हुआ, पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा ही यहाँ पर पूरा ही एक अधिकार ही हटा दिया गया। अब तक तो उसके पहले इंदिरा गांधी सरकार ने खूब सारे संशोधन किए, मौलिक अधिकारों की शक्तियों में कटौती की थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मौलिक अधिकार जो है वो ही हटा दिया गया। मोरारजी देसाई की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ कि मौलिक अधिकार ही यहाँ पर हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार यहाँ पर अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, वो केवल एक विधिक अधिकार यहाँ पर हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 यहाँ पर मान सकते हैं। बाकी 18 और ये तो सारे आपको पता होंगे। उपाधियों का अंत इजी है, ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है, ठीक है। उपाधियों का अंत भी, राज्य जो है, सरकार जो है, वो किसी भी प्रकार की उपाधि नागरिक को नहीं देगी, केवल शिक्षा और सेना को छोड़कर। शिक्षा में जैसे डॉक्टर की उपाधि मिलती है, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं अगर आपने पीएचडी की यहाँ पर कर लिया है तो, ठीक है। तो वहां पर दी जा सकती है। सेना में आपके रैंक के आधार पर आपको रैंक दी जा सकती है, ठीक है। उसको भी उपाधि नहीं मानकर रैंक मानते हैं, लेकिन वो अपने नाम के आगे यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वहां उन दो को छोड़कर बाकी किसी जगह पर आप उपाधि नहीं दे सकते। जैसे पहले भारत में सर की उपाधि, नाइटहुड में सर की उपाधि मिलती थी, राय बहादुर की उपाधि मिलती थी, इस तरह की कोई भी उपाधियां अब राज्य नहीं देगी, ठीक है। इसके अलावा 21 है जीवन का अधिकार, ये हम खूब पढ़ते हैं, जीवन का अधिकार आता है। और अनुच्छेद 22 में हमें क्या देखने को मिलेगा? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, उससे जुड़ा हुआ ये अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है, उसके बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया है। देखो यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये वाली बात की गई, लेकिन इसका क्रम पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको प्रस्तावना पूरा याद होगा तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। यहाँ पर 2-3 तरह के सवाल सिर्फ प्रस्तावना के अंदर से पूछे जाते हैं, जिसमें से एक तरह का ये, और उसमें भी देखो ये आप सबको पता है कि इसमें न्याय है, समता है, बंधुता, स्वतंत्रता, इनके बारे में उल्लेख है, लेकिन सही क्रम पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह के सवाल आते हैं जो थोड़ा सा डीप लेवल का हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखो एक तो सवाल आता है, हम भारत के लोग, यहां से प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक तो इन 5 शब्दों का क्रम पूछा जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जैसे मैंने बोला है यही इसका क्रम होना चाहिए। एक तो ये क्रम पूछा जाता है और एक ये क्रम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सबसे पहले क्या आता है? न्याय। 3 प्रकार के न्याय आते हैं, मैं यहां पर ऊपर लिख लेता हूं, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता यहां पर आते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहां पर भी 2 प्रकार की बंधुता की बात हो रही है। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो इस क्रम में ये आता है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, तारीख याद रखने की, इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। मिति मार्च 1 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये भी आप तिथि ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर है। मैं ये वो लाइन भी लिख देता हूं, तो ये पूछा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये क्रम भी याद रख लेना, क्योंकि ये क्रम भी कई बार पूछा जाता है। इस क्रम में यहाँ पर ये भारत के एक तरह से देखा जाए कि राज्य की प्रकृति कैसी है, हम भारत का राज्य किस प्रकार का है। हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, हम एक समाजवादी देश है, हमारे संविधान में इस तरह का लिखा, हम एक पंथ निरपेक्ष देश है, एक लोकतंत्रात्मक और एक गणराज्य देश है। तो ये भारत के राज्य की प्रकृति यहाँ पर दर्शाता है। संविधान का उद्देश्य क्या है? तो संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये हमें यहाँ पर पता चलता है। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? जहां से संविधान की शक्ति, जहां से प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, तो संविधान की जो प्रस्तावना में लिखा है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो भारत की जनता है और उसे अंगीकृत करने की तारीख। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि जो है
प्रस्तावना में क्या क्या हमें देखने को मिलता है? तो प्रस्तावना में चार मुख्य चीजें मिलती है। पहली चीज तो हमें यहाँ पर मिलती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, ये भी पूछा जाता है कई बार। संविधान की शक्ति का स्रोत वो कौन है? भारत की जनता, ये हमें पता चलता है। इसके अलावा भारत राज्य की प्रकृति कैसी है, ये हमें पता चलता है। वो हमने अभी बता दिया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तीसरा हमें पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। और चौथा हमें पता चलता है लागू करने की बजाय हम संविधान को अंगीकृत करने की तिथि ये लिखेंगे। तो प्रस्तावना में से हमें ये देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? किसी भी राज्यपाल, किसी एक राज्य को राज्यपाल है, उसे कितने राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? देखो, संविधान के अनुच्छेद 153 में इस बात का उल्लेख है। क्या लिखा हुआ है? पहले तो ये लिखा होता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। संविधान के अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन, ये भी याद रख लेना, दो फैक्ट हमें यहां पर याद हो गए। 7वां संविधान संशोधन में राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ था और राज्यपाल के बारे में भी आई थी। संविधान संशोधन 1956 की बात है। इसमें संशोधन कर दिया गया। पहले था प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, फिर बाद में इसमें ये संशोधन करके ये लिख दिया गया प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक या अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। क्या लिखा गया? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, कोई जो राज्यपाल है वो एक या अधिक राज्यों में उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो अब ये नहीं लिखा हुआ कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अब लिखा हुआ एक या अधिक राज्यों में वो राज्यपाल होगा। ठीक है ना? तो एक या अधिक, अब अधिक में कितने हो सकते हैं इसकी कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है। तो अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है, वो एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, उससे ज्यादा का भी हो सकता है। ये राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति हालांकि सरकार के, केंद्र सरकार के कहने पर, मंत्रिपरिषद के कहने पर, उनकी सलाह पर कार्य करता है। तो उनके कहने पर वो एक से अधिक राज्यों का भी बना सकता है। तो अधिकतम संख्या हमारे यहाँ पर कोई भी निर्धारित नहीं है। अगला सवाल देखो, ये आया है, देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 और ये सीधे सीधे हमारे यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है। उसकी विशेषता यहाँ पर पूछी है। क्या क्या विशेषता है? तीन ऑप्शन दिए गए। प्रांतीय स्वायत्ता बिल्कुल थी, उसमें प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना जो बाद में स्थापित हुआ था 1937 में दिल्ली में, उसकी भी बात की गई। केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ बनना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण इसके पार्ट था इसका, लेकिन हालांकि बाद में अखिल भारतीय संघ बन नहीं पाया क्योंकि देश रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन ये इसकी बात भी लिखी हुई है। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, सही विकल्प चुनिए। तो ए, बी और सी तीनों ही सही है। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? चार ऑप्शन अपने सामने। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से, वायसराय के मनोनयन के द्वारा, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव विधि से। देखो यहाँ पर अप्रत्यक्ष है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्यक्ष चुनाव विधि से, और प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से। देखो ये प्रश्न वैसे आरपीसी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था, इस प्रश्न को जो है आरपीसी ने डिलीट कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं इसमें सही आंसर, सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है और क्यों डिलीट, इसमें कोई विशेष ऐसा कारण नहीं। अगर हम सबसे बेस्ट आंसर को चुने, इसमें से इन चार में से बेस्ट आंसर को चुने, तो हमें इसका आंसर यहाँ पर ये मिल जाएगा। इसको अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव हुआ था। पहले तो अपन प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से, इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब है कि सीधा जनता वहां पर वोट दे रही है। हमें संविधान सभा का निर्माण करना था, संविधान सभा में अपने जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे किया गया, ये सवाल पूछ रहा है। तो क्या प्रांतों में प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुनाव किया गया? नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया नहीं हुई थी, जनता ने इसका चुनाव नहीं किया। क्या वायसराय ने उनको मनोनीत किया था? यहाँ पर नहीं, मनोनीत सारे सदस्यों को मनोनीत नहीं किया था, यहाँ पर बाकी चुने गए। अब चुने कैसे गए? जो प्रांतीय विधानसभा थी उनके सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। पहली बात तो उनके द्वारा, देखो यहाँ पर उनके द्वारा तो एक तरह से प्रत्यक्ष चुनाव ही होता है, लेकिन क्योंकि इस चुनाव को उन्होंने, यहाँ पर जनता ने डायरेक्ट नहीं किया, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच, चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव विधि भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रत्यक्ष वाला जो शब्द आता है उसकी जगह ज्यादा शब्द आना चाहिए अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से। तो यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष चुनाव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट जनता नहीं चुन रही है, वो तो डायरेक्ट चुन रहे हैं, इसलिए इसको प्रत्यक्ष भी नहीं लिखा जा सकता, हमेशा ये आता है इसको अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से ही माना जाएगा। अप्रत्यक्ष इसलिए माना, जब
प्रत्यक्ष उसको कहा जाता है जहां जनता डायरेक्ट चुनती है, ठीक है ना। इसलिए प्रत्यक्ष नहीं, यहाँ पर अप्रत्यक्ष था, इसका सही जो आंसर हम मान सकते हैं। और चुनाव विधि, इसको चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना गया, चुनाव विधि तो हम इसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तौर से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इस विधि से इसको चुना गया, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो सकता है वो यही है कि जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इसमें चुना। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था क्योंकि जनता ने सीधा नहीं चुना, उन लोगों ने चुना और उन लोगों ने चुनकर भेजा। और इसका सिस्टम क्या था, एवरेज ये माना गया कि 10 लाख सदस्यों पर एक सदस्य भेजा जाएगा। ये भी याद रखना क्योंकि ये भी पूछा जाता है। 10 लाख सदस्यों पर एक सदस्यों का, 10 लाख जनता लिख लेते हैं, 10 लाख जनता पर एक सदस्य का चुनाव, ये एक रेशो था। तो अप्रत्यक्ष चुनाव था वो एक तरह से, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुना गया और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया गया था, जैसे राष्ट्रपति में करते हैं और राज्यसभा के चुनाव में करते हैं, वैसे इस तरह से उनको चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ, भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बिल्कुल है, किसी मुद्दे पर हो जाए या फिर किसी विधेयक पर हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जाती है, साधारण विधेयकों पर बुलाई जा सकती है, ये भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में वर्णित है। ये जो बात लिखी हुई है ये यहाँ पर गलत लिखी हुई है। संयुक्त बैठक का प्रावधान, पहली बात तो संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी प्रकार का संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती, केवल साधारण विधेयक पर बुलाई जा सकती है, सामान्य विधेयक पर बुलाई जा सकती है। और उसका उल्लेख जो है कि साधारण विधेयक पर बुलाई जा सकती है, ये भी अनुच्छेद 102 में नहीं है। अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। किसका है, संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में। कौन बुलाता है, आहूत कौन करता है संयुक्त बैठक, आहूत करता है राष्ट्रपति। आहूत मतलब बुलाना। अध्यक्षता कौन करता है, अब दोनों सदन साथ में बैठ रहे हैं, राज्यसभा भी इधर आ रही है, लोकसभा भी इधर आ रही है, तो अब अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा या राज्यसभा का सभापति करेगा। तो सभापति नहीं करता, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और 102 में क्या है, 102 जो हमारा अनुच्छेद है उसमें संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में लिखा हुआ है। सदस्यों की अयोग्यता, किन किन आधार पर उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है, इसका वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। सही कौन सा है, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन 4 हमारे लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ लगभग लगभग वहां से इस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ये संसद से पूछा गया सवाल है। भारत की संविधान सभा, ये वापस संविधान सभा वाला सवाल आ गया। यहाँ पर अभी एसआई 2018 तक के सवाल थे, अब यहाँ से हम एसआई 2021 में पूछे गए और शिफ्ट 1 का यहाँ पर प्रश्न आपके सामने लिखा है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो आप देखिए संविधान सभा से 2021 में फिर से यहाँ पर संविधान सभा से सवाल पूछा जा रहा है। प्रारूप समिति आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी थी और उसके बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया। 26 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 22 नवंबर या 9 जुलाई। तो यहाँ पर इसका सही आंसर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का यहाँ पर गठन किया गया। थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में जान लेते हैं। प्रारूप ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा जिसको कह सकते हैं, मसौदा समिति भी कहा जा सकता है, या फिर इसको पांडुलेखन समिति भी कहा जा सकता है। ये सारा एक ही नाम है। ये समिति 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। इसका मुख्य काम क्या था, संविधान का ड्राफ्ट आपको तैयार करना है। टोटल कुल सदस्य इसमें 7 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य। और इसके बारे में सवाल बहुत पूछा जाता है, कौन से सदस्य इस ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल नहीं थे। ऑप्शन दे देंगे और यहाँ पर आपको जो शामिल नहीं है उनको चुनना होता है, या कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल थे, इस तरह से पूछा जाता है। तो कुल सदस्य 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो इनके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, वैसे मैंने थ्योरी क्लास में आपको सारा बता रखा है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक, ये 4 शब्द क्योंकि 7 को याद रखना मुश्किल है, लेकिन ये 4 वर्ड आप याद रख लेंगे। इजी से मैंने बनाया, मैंने इसको
अल्फाबेटिकली जमा दिया है, ABDGKM। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, किसी भी तरीका का आप खोज सकते हो। जैसे 7 नाम याद रखना मुश्किल है, लेकिन ट्रिक से क्या होता है कि हमें वो याद रह जाता है। पहला पहला अक्षर भी अगर हम किसी को पता होना तो वो याद रह जाता, अच्छा ये नाम था। तो हम इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। बी में आप स्क्वायर कर सकते हैं, बी दूसरे नंबर पर आता है, बी को 2, यानी बी नाम के 2 व्यक्ति आएंगे। कौन कौन आएंगे? देखो, ए से आप बताते चाहिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आपको याद आ गया होगा, हाँ, ए से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। बी से भीमराव अंबेडकर, एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद है जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, इस समिति ने ही उनको चुना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष भी थे, सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है। फिर बी हमने कहा 2 नाम है, तो दूसरे बी कौन है? तो यहां पर दूसरे में आते हैं BL मित्तर। BL मित्तर, कई बार मित्र अलग अलग नाम आता है, मित्रा, BL मित्रा, कुछ भी कह सकते हैं, हम BL मित्रा लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है, 2 सदस्य ऐसे थे जो बाद में इस समिति से चेंज हो गए। एक तो BL मित्र बाद में हट गए थे, एक DP खेतान हट गए थे, DP खेतान साहब का निधन हो गया और उनकी जगह दूसरे व्यक्ति आ गए थे। अभी हम यहाँ पर देखो दोनों लिख देते हैं, डी से आपको लिखना है DP खेतान। अब यहां से एक सवाल आता है, कौन किसकी जगह पर आया? ठीक है, तो BL मित्र की जगह पर नाम आता है माधवराव। देखो, इस BLM को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, इनका नाम जो आ रहा है ना, BL और M, अब इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि BL मित्र की जगह M से माधवराव, क्या याद रख सकते हैं? बाद में इनकी जगह माधवराव को इस समिति में शामिल किया गया, तो BLM इनका नाम में आ रहा है, BLM। तो आपको इस तरह से याद रखना, BL के बाद M, तो BLM की जगह माधवराव इनके शामिल हो गए। DP खेतान, DP खेतान में आप क्या याद रख सकते हैं? DPT, है ना, अब DPT आपने कई बार सुना होगा साइंस में, DPT याद रख सकते हैं। DPT से क्या याद रखेंगे अपन? DPT, DP से DP खेतान है, ये T से आपको T कृष्णमाचारी नाम याद रखना है। ये छोटी छोटी ट्रिक है जो कंफ्यूज वाले जहां पर होता है, जहां आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, मिस हो जाता है, ये इसकी जगह आए थे, ये इसकी जगह, तो इस तरह से ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं, इजीली चीजें याद हो जाती है, परीक्षा में काम आती है। ठीक है। उसके बाद KM, देखो एक तो हमने यहाँ ट्रिक बना दी, फिर यहाँ ट्रिक बना दी। कैसे M, कैसे आपको याद है KM मुंशी, और M से आप याद रखेंगे मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, ये आप नाम याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है और बार बार ये रिपीट होने वाला सवाल है। अगला सवाल आप देख लीजिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? ये तो एक तरह से रिपीट ही हुआ, अभी हमने 2018 में सवाल पूछा था, वैसा वैसा सवाल यहाँ पर भी पूछ लिया। बात दोनों के बारे में पूछा गया, यहाँ पर ये सवाल टॉपिक सेम है। मूल अधिकारों का जो परिवर्तन का अधिकार उच्च न्यायालय को कौन सा है? अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि कौन सा यहाँ पर हो रहा है, देखो यहाँ पे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, यहाँ पर अनुच्छेद 32 जो है वो उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है, और अनुच्छेद 226 जो है वो हाई कोर्ट को अधिकार देता है, उच्च न्यायालय को ये अधिकार देता है। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में लिखा, अनुच्छेद 124 से लेकर 148 सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो 124 सर्वोच्च, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसके गठन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 226 भी हमें उच्च न्यायालय से पता चल रहा है। अनुच्छेद 229 जो है उच्च न्यायालय के एक तरह से न्यायाधीश को ये अधिकार देता है कि वो अपने जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उनको भी यहाँ पर सेवा में रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या, तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक है संविधान संशोधन से भी जुड़ रहा है ना, संविधान संशोधन का यहाँ पर आ गया, अभी कौन सा संविधान संशोधन, और यहाँ पर मंत्री परिषद से भी यहाँ पर सवाल आ चुका है। संविधान संशोधन के बारे में ऐसा 2021 में सवाल पूछा जा चुका। इस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है कि 15% से ज्यादा मंत्री परिषद नहीं हो सकता है। कौन सा संविधान संशोधन? जब हम MCQ भी करेंगे तो कोशिश करेंगे, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा, अभी तक जो जो संविधान संशोधन हुए कंप्लीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट तो आपको मिल भी जाएगी, कौन कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसकी सूची भी अपन यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो सवाल है कौन सा है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये संविधान संशोधन, याद रख लेना। 51वां संविधान संशोधन 2003, 2002 भी लिखा हुआ है पर ये 2002 में नहीं हुआ था, ये किस में हुआ? 2003 में हुआ। क्या बोलता है?
कि मंत्री परिषद की संख्या 2003 से पहले किसी भी मंत्रिमंडल में, सरकार में कितने मंत्री बन सकते हैं वो फिक्स नहीं थे। इस संविधान संशोधन करके ये फिक्स कर दिया गया कि कितने मंत्री रह सकते हैं, 15% से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे लोकसभा में अपने जो है 545 सदस्य हैं, हो सकते हैं अभी 543 हैं, तो 82 उसका निकलता है 15%, 82 से ज्यादा नहीं। और इसमें भी ध्यान रखना, मुख्यमंत्री राज्य में और प्रधानमंत्री भी सहित है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सहित। ऐसा नहीं कि वो इतना प्लस, जैसे मैं राजस्थान का एग्जांपल देता हूँ, वो समझने में आसान रहेगा। राजस्थान में अपनी कितनी सीटें हैं टोटल, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, दोनों की बात करेंगे। यहाँ लोकसभा की बात हो रही है कि लोकसभा की कितनी सदस्य संख्या, तो यहाँ लोकसभा की भी 15 और विधानसभा की भी 15। राजस्थान में जैसे 200 सीट है, तो 200 सीट का 15% कितना हुआ, का 15% हम निकाले तो 30, यानी राजस्थान सरकार में 30 से अधिक मंत्री, मुख्यमंत्री सहित, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री होंगे और 29 से ज्यादा उससे मंत्री हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसे अगर हम यहाँ पर केंद्र सरकार में बात करें तो 82 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम की बात कर लेते हैं, दोनों याद रखना आपको। अधिकतम कितने हो सकते हैं, जितनी संख्या है उसकी 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम में संख्या फिक्स है कि 12 से कम, ये 12% नहीं है, ध्यान रखना 12 है, 12 नंबर है। 15% तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे राजस्थान में 200 है तो 30 हो जाएंगे, यूपी में 400 से ज्यादा तो 400 का 15% निकलेगा। लेकिन कोई राज्य बहुत छोटा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर किसी में 60 सदस्य ही हैं, तो 60 में से कितने होते हैं, 60 में तो 9 ही होता है, तो 9 नहीं रखने, आपको कम से कम 12 तो रखने ही है। लेकिन दिल्ली में जो है, दिल्ली में इसका प्रावधान 7 का किया गया, दिल्ली में 7 सदस्य का हो सकता है। ठीक है ना, वहां 90 सीट है, लेकिन यहाँ पर 7 सदस्य आपको यहाँ पर न्यूनतम जो अधिकतम है, अधिकतम 7 सदस्य ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखिए आगे नेक्स्ट सवाल, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम फिर से 2021 में यहाँ पर आया है, यानी कि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से हमें एक तरह से ट्रेंड पता चलता है कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जो जो सिलेबस में दिया हुआ है, सीधे सीधे सिलेबस से उठाकर यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। केंद्र में द्वैध शासन, बिल्कुल ये 1935 की विशेषता थी। एक अखिल भारतीय संघ, अभी हमने पढ़ा था, एक अखिल भारतीय संघ उन्होंने बनाने का प्रावधान इसमें रखा था। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए, ये भी रखा था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम की, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, 1919 का जो अधिनियम था उसकी विशेषता थी, है ना, न कि 1935 की। बाद में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया था 1935 में। ये इसकी विशेषता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। विधान परिषद की संरचना, तो ये विधान परिषद राज्य की राज्य व्यवस्था संबंधित आ गया है। विधान परिषद की संरचना कैसी होगी, वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। देखो यहाँ से आपको ये आर्टिकल इस तरह से याद रखने, 168, 169, 170 और फिर 171, ये काम के हैं। इसमें लिखा हुआ विधान मंडल के बारे में, के बारे में लिखा हुआ विधान मंडल के बारे में, और यही सेम लगभग अपने लागू हो जाता है 79 के बाद 80, 81 और यहाँ पर इसके बाद, ठीक है, यहाँ पर ये अनुच्छेद 79, 80 और 81, ठीक है, इसमें तो अपने यही काम हो जाएगा, संरचना की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, विधानमंडल का गठन इसके बारे में लिखा हुआ, जैसे राज्यों में विधानमंडल होती है वैसे ही केंद्र में क्या होगी, संसद, क्या, संसद का गठन। इसमें क्या लिखा हुआ कि विधानमंडल का गठन विधानसभा और जिन भी राज्यों में जरूरत होगी वहां विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनेगा। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। उसके बाद 169 में आता है विधान परिषद का सृजन। विधान परिषद सब जगह नहीं है, लेकिन जहां पर है उसका सृजन कैसे होगा या उत्सादन यानी उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है। फिर आए विधानसभा की संरचना, क्या है, विधानसभा की संरचना कैसी होगी, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ कि विधान परिषद की संरचना कैसी होगी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर संसद का गठन हो गया, फिर यहां पर विधान परिषद थी तो यहां पर आ जाएगी राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना
और फिर आ जाएगा लोकसभा की संरचना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपको ये याद रखना, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक क्लास वैसे भी और करवा दूंगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह अपन देख लेंगे। 79, 80, 81 याद रखना है, इसे 68, 69, 70, 71 याद रखना। अपनों को क्या पूछा जा रहा है? 71 पूछा जा रहा है, ठीक है। विधान परिषद की संरचना पूछी जा रही है, तो विधान परिषद की संरचना 171 में मिल जाएगी। विधानसभा की पूछे तो 170 में यहाँ पर हो जाएगा। आपको तो इस अभी फिलहाल ये याद रखना, 170 आपको पता है, ठीक है। और 172 और 173 की बात करें तो 172 में यहाँ पर सदस्यता की अर्हता के बारे में आ जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर 83 में आ जाता है, जो इसमें 172 में वो 83 में आ जाता है। 82 में तो पुनर्समायोजन के बारे में आता है कि अपन जो है वापस अगर संसद के जो सदन है उनका पुनर्समायोजन वापस बदलना हो तो उसके बारे में 82 में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये थोड़ा पहले जो कठिन सवाल आते हैं तो इस लेवल का आता है, वो भी बहुत ईजी है। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, ये जो दिए हुए हैं ये नीति निर्देशक तत्व टॉपिक से लिया हुआ है। आप देखिए ग्राम पंचायत का गठन, अभी हमने बात की थी कि अनुच्छेद 40 से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पहले में 3 आना चाहिए, पहले में 3, तो इसी से पता चल गया अपना आंसर क्या आ रहा है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, इसको एक पता है यहीं से। देखो पहले तो इजी सवाल, वैसे यहाँ से इजी सवाल है, चारों इजी है, लेकिन यहीं से पता चल रहा है कि पहले में 3 आ रहा है, दूसरे में 4 आ रहा है। कृषि और पशुपालन ये अनुच्छेद 48 में यहाँ पर दिया हुआ है, और न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण ये इसमें दिया हुआ है। तो पहले से ही अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक, अब ये सवाल जुलाई 2021 क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि ऐसा ही 2021 में पूछा गया, लागू किया गया। अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार कहां पर लागू किया गया, ये सवाल वहां पर परीक्षा में पूछा गया। और इसका उत्तर उस समय, क्योंकि ये इसका आंसर दोनों में लगभग सेम था, मणिपुर उत्तर प्रदेश, आरपीएससी ने इसका आंसर उत्तर प्रदेश माना। लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में अब सबसे ज्यादा मणिपुर में लग चुका। आपको पता होगा कि मणिपुर में हाल में भी अभी फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है, और मणिपुर में अभी भी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो रखा है। तो अब तक सबसे ज्यादा मणिपुर में, पहले 10 बार था, अब कितनी बार हो चुका है? 11 बार हो चुका है। और उसके पहले उत्तर प्रदेश में था 10 बार। वर्तमान की अगर बात करें तो यहाँ पर मणिपुर हो गया, लेकिन उस समय के आंसर के हिसाब से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है? ये अगर हम बात करें तो आपातकाल में जब राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो 356 से पूछा गया है। और इसके बाद अलावा तो आपको 352 के बारे में तो पता ही होगा, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है। और 360 में वित्तीय आपातकाल होता है, जो आज तक एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, और ये 356 तो स्टेट्स में लगता है, कई बार लगता रहता है, अभी भी अपने मणिपुर में लगा हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 91, 92, 93, 95, यानी ये तो सेम दे रखा है। यहाँ पर पहचानना अपने को किस अधिनियम के तहत अपने को यहाँ पर किया गया। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 वाला इसका सही आंसर होगा, 12 अक्टूबर 1993 से। ये भी आप डेट याद रख लेना, यहाँ से इसकी स्थापना होती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, एनएचआरसी, यानी कि वहां से इसमें प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अभी हमने यहाँ पर इसकी चर्चा कर ली है। संसद का गठन अभी हमारे सामने, अभी मैंने डिस्कस किया ही था, ये सवाल देखो आ ही गया है। 79, 80, 81 अब आप लिख ही सकते हो। यहाँ पर हो गया संसद का गठन, ये हो गया राज्यसभा का गठन, ये हो गया लोकसभा का गठन। और 83 में आता है कि जो है सदनों की अवधि कितनी होगी, वो इसके बारे में लिखा हुआ है। और अगर इसके बीच में 82 की बात करें तो 82 में लिखा हुआ है संसद का जो है सदस्यों का पुनर्समायोजन। पुनर्समायोजन का मतलब है जो वापस जो है परिसीमन जो होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है? ये सारे आर्टिकल है। तो संसद के गठन के बारे में पूछा जा रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर
लिखा हुआ है। क्लियर है? ये सारे देखो आर्टिकल बहुत बेसिक आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? अब आपको सवाल सारे इजी लग रहे होंगे, क्यों लग रहे होंगे कि 18 में जैसा पूछा गया लगभग लगभग वैसा ही मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा आरपीएससी के ट्रेंड को एनालिसिस कर लें कि आरपीएससी हाल के 3 4 5 सालों में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्नों को हम वापस एनालिसिस करके बता देना और उनको हम व्याख्या को अच्छे से याद कर ले, तो वहीं से सारे सवाल अपने होने की संभावना हो जाएगी कि सारे के सारे परीक्षा में आपको मिल जाएंगे। अब आपने 18 में ये देख लिया तो अब आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल रही ही नहीं, आपने 18 की पीवाईक्यू देख लिया तो अब देखो आराम से इसको कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी कि राज्यों में जो द्वैध शासन 1919 में था, फिर उसको हटाकर 1935 में जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई, ये इसका सही आंसर है। तो राज्यों में द्वैध शासन इसमें था, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। यहाँ पर राज्यों में द्वैध शासन था और फिर बाद में यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया, प्रांतों में हटा दिया गया। अब प्रांतों में, इसको राज्यों की जगह प्रांत लिख सकते हैं अपन, प्रांतों में, राज्यों में प्रांतों में एक ही बात है, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। और 1909 भी बहुत फेमस है, हालांकि 1909 अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी आप इसको क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम इसको कहा जाता है। ये भी बहुत फेमस था अपने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू करने के हिसाब से, है ना। भारत में इसने डिवाइड एंड रूल वाली शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, 1909 से उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये देखो, ये वापस संविधान के स्रोत से पूछ लिया गया है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अभी हमने 18 में देखा था, वहां स्रोत पूछा गया, 21 में वापस स्रोत से सवाल पूछा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि सूची 1 का सूची 2 से विधि निर्माण की प्रक्रिया, अभी मैंने आपको बताया कि संसद से जुड़े हुए जो भी प्रावधान है, कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, ये सब ब्रिटेन से लिया गया। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। पहले में बी, अब देखो पहले में बी 2 में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इन ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए अपने। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, मैंने आपको बताया था कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो न्यायालय से जुड़े हुए जो न्यायालय को पावरफुल बनाती है, व्यक्ति को पावरफुल बनाती है। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति व्यक्ति को भी पावरफुल बना रही है, न्यायपालिका को भी पावरफुल बना रही है, वो अमेरिका से ली गई, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। और अभी देखो हमने अवशिष्ट शक्तियों के बारे में पढ़ा था, कनाडा के संविधान 2018 में पूछा गया, यहाँ से 2021 में थोड़ा घुमाकर सवाल को वापस रिपीट कर दिया गया, जिसको ये पता है ना। तो यहाँ पर कनाडा का संविधान देखो, यहाँ पर ये कनाडा का संविधान हो जाएगा अवशिष्ट शक्ति। स्वतंत्रता समानता जो है वो हमने कहाँ से लिया था, स्वतंत्रता समता और बंधुता, ये हमने कहाँ से लिया था, फ्रांस के संविधान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन दोनों में से? देखो चौथे में, यहाँ पर आप देखें चौथे में डी आना चाहिए, डी इसमें आ रहा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो देखो आप देख सकते हैं कि एक तरह से रिपीटेड सवाल ही वापस आ रहे हैं। अगर 2018 वाले पीवाई को अगर हम अच्छे से देख लें, जहां से सवाल पूछा गया उन टॉपिक को अच्छे से देख लें, तो कई सवाल हमें सीधे सीधे वापस मिल जाता है। तो हम 2021 के सवालों को बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, 18 के सवालों को बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, और आरपीएससी का जो पिछला ट्रेंड चल रहा है उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करके अगर हम इन टॉपिक से इंपॉर्टेंट सवालों को कलेक्शन कर लें, तो आप मान के चलिए उनके सवाल और उनकी व्याख्या जब हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, तो मैक्सिमम सवाल जो है अपने यहाँ से कवर करके ले लेंगे कि परीक्षा में कोई भी सवाल यहाँ से छूटेगा नहीं अपना। अगला सवाल है, ये कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, प्रोफेसर कैसी वियर, मॉरिस जॉन्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी। देखो अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, थोड़ा सा हम लॉजिक ही लगाएं। ये हमारे संविधान, भारत के संविधान की ही बात हो रही है, उसके बारे में सवाल पूछा गया है, संविधान सभा से जुड़ा हुआ इसको बोल सकते हैं। ये सवाल क्या है कि संविधान सभा के कथन से जुड़ा हुआ है, संविधान सभा से जुड़ा हुआ और संविधान सभा में एक कथन आया उसके से जुड़ा हुआ ये सवाल है। ठीक है, अब ये कथन हमारे संविधान की बात हो रही है, भारत के संविधान की बात हो रही है, तो इनकी तो होगी नहीं, ये तो अपने संविधान सभा में थे नहीं, ये तो दो वैसे ही कट हो गए, विदेशी यहाँ पर राइटर्स हैं ये तो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे या के एम मुंशी होंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या के एम मुंशी। तो यहाँ पर ये जो बात कह रहे, अगर आप बात को भी ध्यान से पढ़ोगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान को निर्माण करने में उनका सबसे बड़ा योगदान, वो इस संविधान के बारे में विशेषता बता रहे हैं।
तो यहाँ पर इसका सही आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब क्योंकि कथन इतने सारे हैं, इसमें से यहाँ एक कथन उठाकर दिया गया है, तो कई बार थोड़ा सा ये मुश्किल सवाल लग सकता है अगर अलग अलग कथन दिए तो, पर इससे देखने से इजी लग सकता है कि ये इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। के मुंशी के बारे में देखो, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में एक बहुत फेमस कथन है इनका, प्रस्तावना को उन्होंने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना जो है वो राजनीतिक जन्म कुंडली है। कैसिवियर भारत के संविधान को जो है अर्ध संघीय संविधान कहते हैं, क्वासी फेडरल कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर मॉरिस जोन्स के बारे में भी आता है कि भारत में की जो संघीय व्यवस्था फेडरलिज्म सिस्टम वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म सिस्टम है, ऐसा एक कथन उनके बारे में आता है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नांकित में से किस आधार समूह पर कोई भी विभेद नहीं कर सकता है? ये चार अपने ऑप्शन दिए हुए, धर्म, मूल वंश, जातीय वर्ग, लिंग, धर्म, मूल वंश या जाति। अब देखो, पहली बात तो ये लिखा हुआ क्या है, ये मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 23(2) में हमें ये देखने को मिलता है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। क्या लिखा हुआ है? किसी से भी किसी भी प्रकार का जो है, किसी भी व्यक्ति का उसको खरीदना बेचना या नहीं कर सकते, या फिर किसी से भी आप बलपूर्वक श्रम नहीं करवा सकते, बलात्श्रम नहीं करवा सकते, किसी से भी आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से जुड़ा। लेकिन अनुच्छेद 23(2) में एक बात लिखी हुई है, 23 में तो लिखा हुआ है आप किसी से भी बलपूर्वक आप काम नहीं करवा सकते, लेकिन 23(2) में इसका अपवाद है। क्या लिखा है? सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, है ना, लोगों के हितों के लिए, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, राष्ट्र हित के लिए, राज्य हित के लिए जो सरकार है वो अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकती है। जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सरकार चाहे तो आपको जबरदस्ती काम भी करवा सकती है, अनिवार्य सेवा भी कर सकती है। जैसे जरूरत पड़ने पर सारे देश में ऐसा कानून बना सकते हैं कि हर आदमी को मिलिट्री सेवा देनी पड़ेगी या फिर ये काम करना पड़ेगा, राष्ट्र की सेवा के लिए काम करना पड़ेगा, ऐसा सरकार कानून बना सकती है। संविधान में मूल अधिकार में तो क्या लिखा हुआ है? कोई भी आपको जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, लेकिन ये इसका अपवाद है, कर सकती है। लेकिन और ऐसा करते हुए ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य भेदभाव नहीं करेगा, ये बात लिखी हुई, लेकिन राज्य भेदभाव नहीं करेगा। किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं कर सकते भाई इस धर्म के व्यक्ति को काम करवा रहे, इस धर्म को नहीं करवा सकते, नहीं कर सकते ऐसा भेदभाव। मूल वंश का, उसकी रेस क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। उसकी जाति क्या है, उस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वो किस वर्ग से हैं उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। क्या लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं? 23(2) में लिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कैसे? कि पुरुषों को काम दिया जा सकता है, पुरुषों को काम करने के लिए अधिरोपित किया जा सकता है, महिलाओं को उसमें छूट दी जा सकती है। तो लिंग इसमें शब्द नहीं है, क्योंकि लिंग के आधार पर जरूरत पड़ने पर उसमें भेदभाव किया जा सकता है। अगर लिंग भी लिख लेते तो फिर महिला और पुरुषों दोनों को काम पे लगाना पड़ता है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं लिखा, तो लिंग शब्द इसमें शामिल नहीं है। इसमें धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग यही शामिल है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ? अनुच्छेद 23(2) में लिखा हुआ। ये 23 के दो पार्ट है। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि किसी से भी बलात्श्रम नहीं करा सकते और किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर अनिवार्य सेवा कराई जा सकती है, लेकिन इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, किसे संबोधित करता है? ये इजी सवाल है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। राष्ट्रपति को नहीं देता है, प्रधानमंत्री को नहीं देता है, उपराष्ट्रपति को नहीं देता है। अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, अब आप देखिए, अब अध्यक्ष जो है अध्यक्ष के तौर पर अपना शपथ नहीं लेता है, वो सांसद के तौर पर शपथ लेता है, एक सांसद के तौर पर ही शपथ लेता है। शपथ कौन दिलाता है? सांसद के तौर पर हर सांसद को शपथ कौन दिलाता है? वैसे तो हम देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर इसके लिए नियुक्त किया जाता है और वो शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक्चुअल में संविधान में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि जो है वो शपथ दिलाएगा, यानी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। पर एक्चुअल में राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता है, उसके द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त होता है जिसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, वो शपथ दिलाता है। सांसद के तौर पर ही शपथ लेता है वहां पर वो राष्ट्र, ठीक है ना। और त्याग पत्र जो है वो उपाध्यक्ष को यहाँ पर देता है। अगला सवाल देखिए आप, राज्य को किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ये वापस व्यवस्थापिका से जुड़ा गया, जहां पर दो सदन है, यानी विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ऐसे 6 स्टेट है हमारे। राजस्थान में है क्या? तो इसमें भी अगर ऑप्शन में देखे राजस्थान में है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन कट कर दो। इसके अलावा यहाँ पर भी राजस्थान आ रहा है, ये भी कट कर दो। गोवा तो छोटा सा स्टेट है, वहां पर क्या होगा? ये भी कट कर दो।
तो फिर बचता क्या, बिहार में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, ये हमारा आंसर आ गया। इसके अलावा दो जगह पर और है, आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। पहले आंध्र प्रदेश में थी, बाद में अलग होने पर दोनों जगह हो गया। जम्मू कश्मीर में भी था पर अब हट गया जम्मू कश्मीर, छोटा सा राज्य बन गया अब जम्मू कश्मीर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 स्टेट है जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य की बात करें तो विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उस पर डिपेंड करेंगे। विधानसभा का 1/3, विधानसभा का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं और न्यूनतम 40, उससे कम नहीं हो सकते। कोई इतना छोटा हो कि वहां पर 40 से 1/3 अगर 40 से कम आ रहा है तो इससे 40 से कम भी नहीं हो। 40 संख्या है और यहाँ पर इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं। और एक हमने अभी पढ़ा ही था कि अनुच्छेद 171 में जो है विधान परिषद की संरचना के बारे में यहाँ पर उल्लेख होता है। आगे देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? पहली बात तो उन्हें राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, उन्हें सरकार नहीं हटा सकती, उनको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। उनके संविधान को अगर किसी भी जज को, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट के बारे में चाहे हाई कोर्ट भी हो, इन दोनों को, जजों को हटाने के लिए उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया से के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। किस आधार पर हटाया जा सकता है? आधार क्या है हटाने का? आधार ध्यान रखना, 2 आधार दिए हुए, सिद्ध कदाचार और अक्षमता, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछे तो ये नहीं लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के बारे में पूछे तो क्या लिखा हुआ है? ये बहुत कंफ्यूज करता है। राष्ट्रपति में किस आधार पर हटाया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, चारों में से कौन से सही है? तो कदाचार नहीं लिखा हुआ है, अक्षमता नहीं लिखा हुआ, वहां सिर्फ ये लिखा हुआ है संविधान का अतिक्रमण करने पर। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछते हैं। संविधान का अतिक्रमण यही शब्द लिखा हुआ है और कोई भी शब्द नहीं लिखा हुआ है। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो महाभियोग द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, सिद्ध कदाचार और क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं? जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग दोनों सदनों में, प्रत्येक सदन की, संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा का साधारण बहुमत नहीं हटा सकते, उच्च सदन यानी राज्यसभा के 2/3 बहुमत नहीं हटा सकते, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा नहीं, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन 4 हमारा जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने साल का होता है? सीएजी, तो यहाँ से सीएजी के बारे में सवाल पूछा गया है। अब सिलेबस इतना लंबा चौड़ा सब तो कवर हो नहीं सकते, तो अलग अलग शिफ्ट में इस तरह से कवर किया जा रहा है। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। देखो 2 और 3 तो एनएचआरसी में होता है 3 वर्ष का, लेकिन यहाँ पर या तो 5 या 6, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सीएजी को 6 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र तक यहाँ रखा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सीएजी का 6 वर्ष। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा? तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, घुमावदार, कि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है ये तो पता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद अगर रिक्त है तो किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा? ध्यान रखना, भले ही उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है लेकिन जो अपना त्याग पत्र लिखते हैं, लेटर जो लिखते हैं, वो संबोधित, संविधान में यही लिखा हुआ उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखा, तो संबोधित उपराष्ट्रपति अपने कार्यालय में दे देगा अपना रिजाइन, पर वो संबोधित किसके नाम से करेगा? उपराष्ट्रपति के नाम से ही करेगा। तो यहाँ पर आप लिखिए, सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति ही होगा, भले ही उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है। आरपीएस ने भी इसी को आंसर माना है, उपराष्ट्रपति का पद भले ही रिक्त है लेकिन संबोधित किसको करेगा? वो लेटर जो अपने रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा उपराष्ट्रपति के नाम से ही लिखेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? देखो मूल ढांचा ये किससे जोड़ सकते हैं हम? संविधान का जो मूल ढांचा है वो अपना आप में एक तरह का अलग चैप्टर है, लेकिन एक तरह से ये सारे जो वाद जुड़े हुए हैं ये सब मूल अधिकारों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये चारों वाद आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाद है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य है और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1962 का है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये बात जो है 1973। मूल ढांचा जो दिया गया, वो अवधारणा दिया गया था केशवानंद भारतीवाद। ये सारे क्रम से हुए थे। शंकरी प्रसाद बनाम, इस केस में था क्या क्या
जो है सरकार, राज्य जो है, केंद्र सरकार है या संसद है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है क्या? तो यहाँ पर शंकरी प्रसाद बनाम इस केस में पहले में कहा गया कि संविधान संशोधन जो है वो विधि की परिभाषा में नहीं आता। अनुच्छेद 13(2) में क्या लिखा हुआ है? ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, उनका हनन करती है, उनको कम करती है, ऐसी विधि को सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और उसको शून्य घोषित कर सकता है। यहाँ इन्होंने कह दिया कि संविधान संशोधन तो विधि की परिभाषा में नहीं आता, जब विधि की परिभाषा में ही नहीं आता है तो हम इसका रिव्यू कैसे करें? इसलिए उन्होंने कहा कि जो है वो संशोधन कर सकती है। संसद जो है संशोधन यहाँ पर कर सकती है। अब सवाल है कि अगर संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, अब मूल अधिकार सरकार हमेशा चाहेगी कि वो कम से कम रखे, तो क्या वो सबको हटा देगी? तो फिर कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पर इन्होंने तो बोल दिया भी सरकार जो चाहे वो संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह बाद में भी यही जब सवाल वापस आया, तो इसमें भी कहा कि जो सरकार है, सरकार का मतलब यहाँ पर संसद करती है, मैं क्योंकि सरकार का ही बहुमत होता है इसलिए मैं सरकार बार-बार बोल रहा हूँ, करती एक्चुअल में संसद है। तो सरकार जो है, इन्होंने भी यहाँ पर किया कि हाँ, वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस केस में पहली बार आकर इन्होंने अपने पहले के दोनों फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों को पलट दिया और बोल दिया संविधान संशोधन में विधि की परिभाषा में आता है, वो भी एक प्रकार की विधि है, इसलिए हम ऐसा कोई भी आप अगर संशोधन करते हो जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, हम उसका रिव्यू कर सकते हैं और अगर उसका हनन करती है तो हम इसको निरस्त घोषित कर सकते हैं। पहली बार यहाँ पर ऐसा किया। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इस फैसले को पलटने के लिए 2 संविधान संशोधन किए। एक तो 24वां संविधान संशोधन हुआ, एक 25वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें कोर्ट की पावर इन्होंने घटा दी और स्पष्ट रूप से लिख दिया। पहले संविधान में लिखा हुआ नहीं था कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में आता है या नहीं आता है। अब उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिख दिया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता है। अब जब विधि की परिभाषा में नहीं आया तो सरकार कोई भी संशोधन करे, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। फिर आता है केशवानंद भारती केस 1973। 13 जजों की बेंच बैठी थी इसमें। कितने? अब तक की न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की बेंच और 7-6 के अनुपात से उन्होंने फैसला दिया। 13 जजों की बेंच थी, 7-6 से ये फैसला हुआ। क्या हुआ? अब यहाँ पर एक तो उन्होंने ये कह दिया कि 24वां संविधान संशोधन, क्योंकि यहाँ से कोर्ट की पावर खत्म हो चुकी थी। इस 24वां संविधान संशोधन होने के बाद कोर्ट की पावर खत्म हो चुकी। अब कोई भी संविधान संशोधन करे, वो यहाँ पर उसका रिव्यू किया ही नहीं जा सकता है। तो एक तो कोर्ट ने माना कि भाई आप ये आपने जो किया है ये वैलिड है, संसद के पास पावर है, संविधान संशोधन कर सकती है, ठीक है ना। अब क्योंकि संविधान में ही लिख दिया है और सुप्रीम कोर्ट को चलना है किसके हिसाब से? इसके हिसाब से चलना है। तो इन्होंने एक बात यहाँ पर जोड़ दी कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा संशोधन नहीं कर सकते कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसको ही खत्म कर दे। तो उन्होंने एक अवधारणा दी थी, नहीं यहाँ पर इसको हम बोलते हैं संविधान का मूल ढांचा। आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कभी भी आप संशोधन नहीं कर सकते। अब ये मूल ढांचा कहते हैं किसको है? इन्होंने कहा कि हम समय समय पर बताते रहेंगे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा क्या है। ये वाली बात कह के सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हमारे बहुत सारे अधिकारों को बचा लिया, संविधान को बचा लिया। नहीं तो सरकार अब तक इतने संशोधन कर चुकी होती कि हमारे न अधिकार बचते न कुछ और चीजें बचती। तो मूल ढांचा फिर समय समय पर बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मूल ढांचा क्या होता है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें उन्होंने पहली बार संविधान के मूल ढांचे, मूल अवधारणा, बेसिक स्ट्रक्चर, इसका सिद्धांत यहाँ पर दिया था। क्लियर? आगे देखते हैं। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के भी संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान करे, संसद विधि द्वारा प्रदान करे, उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा प्रदान करे या भारत सरकार विनिश्चित द्वारा प्रदान करे। उच्चतम न्यायालय को जो शक्तियां लिखी हुई है, उसकी जो पावर्स है, उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा पावर्स देनी है तो कौन दे सकता है? क्या राष्ट्रपति आदेश द्वारा दे सकता है? राष्ट्रपति आदेश के द्वारा ऐसी कोई शक्तियां नहीं दे सकता है। संसद ही देख सकती है, वो भी कानून बनाकर, बाकी कोई नहीं दे सकता। उच्चतम न्यायालय खुद नियम देकर अपने पावर नहीं बढ़ा सकता है। भारत सरकार ऐसे ही बिना किसी कानून पास किए संसद में सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं बढ़ा सकती है, ना ही घटा सकती है। वो सब संसद के कानून के द्वारा ही बढ़ा सकती है, घटा तो वैसे भी नहीं सकती। जो संविधान में लिखा उसमें घटा नहीं सकती है, सिर्फ बढ़ा सकती है। वो भी कैसे? संसद विधि द्वारा, जब कानून के द्वारा ऐसा करें। अगला सवाल देखिए, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनके ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें किसके योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो? विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए,
स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए, विकेंद्रित शासन की इकाई के रूप में, या सामाजिक न्याय। तो सिर्फ इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय या विकास की इकाइयां नहीं है यहाँ पर उनको स्वायत्त शासन, सिर्फ विकेंद्रीकृत शासन नहीं लिखेंगे, उनको स्वायत्त शासन करने के भी अधिकार उनको दिया जाए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित किस देश से लिया गया? एक हमने बताया था, एक संघ सूची होगी, ठीक है, एक राज्य सूची होगी और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में एक तो सीधा सीधा आपने बांट दिया कि इस पे केंद्र कानून बनाएगा, इस पर राज्य कानून बनाएगा। कोई ऐसा विषय होगा जैसे एजुकेशन, यहाँ पर शिक्षा है, एजुकेशन, हम शिक्षा की बात करें, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। वन है तो वन पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी यहाँ पर कानून बना सकती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं, तो उसको हमने समवर्ती सूची में रखा। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये वापस आया संविधान के स्रोत वाला। तो समवर्ती सूची वाला प्रावधान हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा जो हमारे प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की अवधारणा कहां से ली गई? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो भाषा वाली जो बात है वो हमने ली है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? तो ये एक सवाल थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है और कुछ अलग तरह का सवाल है। किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर पूछा गया, मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ सवाल है। सिलेबस से ही हम सवाल को मानेंगे क्योंकि मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ सवाल पूछा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पूछा गया। और ये ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा डीप नॉलेज रखते हैं, है ना, वो इस सवाल को कर सकता है। विद्याचरण शुक्ल, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम और रामविलास पासवान, किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? तो जगजीवन राम इसका सही आंसर है। जगजीवन राम बहुत बड़े नेता थे एक तरह से आजादी के टाइम से। 1937 में एक तरह से ये विधानसभा में चले गए। 1937 में जब देश आजाद नहीं हुआ, अभी हमने पढ़ा कि 1935 के बाद यहाँ पर जो अधिनियम आया उसके बाद यहाँ पर अपने जो बनने लगी विधान प्रांतीय सभा, उसमें उनको एमएलसी चुन लिया गया। 1937 से लेकर इनके निधन तक 1986-87 तक ये एक तरह से आप मान के चलिए सांसद और इस तरह से रहे। लगभग 50 साल तक ये जो है इस पदों पर रहे, संसद में और विधानसभाओं में इस तरह से रहे हैं। और अगर मंत्री की भी बात करें तो जब पहला मंत्रिमंडल बना था, अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, उसमें भी श्रम मंत्री यहाँ पर रहे थे जगजीवन राम, है ना। तो काफी बड़ा इनकी लीगेसी रही जगजीवन राम। और लगभग 77 से 79 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तब उप प्रधानमंत्री का पद भी यहाँ पर इस बीच में उनको दिया गया था यहाँ पे। तो सबसे लंबा काम, लगभग 30 साल से ज्यादा ये लगातार तो मंत्री रहे और 50 साल तक ये जो सांसद और विधायक के रूप में यहाँ पर आजादी से पहले विधायक के रूप में भी यहाँ पर एमएलसी के रूप में यहाँ पर रहे थे। तो इतना लंबा इनका कार्यकाल रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। और रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी इनका ये आता कि सर्वाधिक अलग अलग पार्टियों से इन्होंने मंत्री पद धारण किया। कभी कांग्रेस की सरकार आती तो कांग्रेस में मंत्री बन गए, बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी में मंत्री बन गए। तो अलग अलग पार्टियों में यहाँ पर रहे, लेकिन सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? जगजीवन राम। 30 साल से अधिक ये लगातार मंत्री रहे थे, 50 साल से अधिक एक तरह से सदन में रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के बारे में पूछा गया। क्या करता है एनएचआरसी? पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता, स्वतः नहीं। कौन सा कथन सही है, हमें यह बताना। क्या ये सही है? नहीं। स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, यहाँ पर स्वतः नहीं ले सकता, ये गलत हो गया। स्वतः बनाया इसीलिए जो बेचारा गरीब व्यक्ति होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, उसको कैसे, उसे अगर मानवाधिकार को हनन होगा तो वो कैसे करेगा? वो थोड़ी याचिका दायर करेगा। तो ऐसी कोई भी उसको सूचना मिलने पर वो स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। तो ये पहला कथन तो गलत हो गया। मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार तो मामले अदालत में बहुत लंबित चलते रहते हैं और वो मामला जरूरी हो तो उस अदालत की अनुमति के बाद उसमें वो हस्तक्षेप कर सकता है और अपने अधिकार में इसको ले सकता है और इसकी सुनवाई और उस पर काम कर सकता है। ये भी गलत हो गया है यहाँ पे। तो दोनों कथन सही है, न तो अ न बी, दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, एनएचआर से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। पहले इसमें यह था कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रिटायर्ड वही बन सकते हैं, अब कोई भी न्यायाधीश बन सकते हैं। चेंज हो गया है थोड़ा सा, 3 वर्ष या 70 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है अध्यक्ष का? 3 वर्ष या 70 वर्ष तक, 65 वर्ष तक तो वहां पर रहते ही हैं जजों के रूप में। अब आप देखिए कि इसमें जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? एक समिति करती है, समिति में 6 लोग होते हैं। 6 लोग कौन कौन होते हैं? सबसे पहले तो होते हैं पीएम। ठीक है, पीएम इस समिति का अध्यक्ष होते हैं।
अब देखो सरकार से दो आदमी, इस तरह से याद रखना कि सरकार से दो आदमी होंगे, एक तो होंगे पीएम, एक होंगे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। फिर होगा विपक्ष से भी दो आदमी, लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और राज्यसभा के भी विपक्ष के नेता होंगे। ठीक है, तो दो तो सरकार से हो गए, दो विपक्ष से हो गए, और दो व्यक्ति होंगे आपके सदन से, यानी एक तो होगा लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, ये लोकसभा अध्यक्ष होंगे, और राज्यसभा से अध्यक्ष नहीं होते, यानी सभापति नहीं होते, उपसभापति होते हैं। अध्यक्ष तो खुद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गए, तो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति। ये इनको याद रख लेना, ये याद रखने का तरीका है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जा सकता है, कौन शामिल होता है कौन शामिल नहीं हो सकता है, 6 के बारे में भी आ सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? ये थोड़ा सा डीप लेवल के सवाल पूछा गया है। मूल कर्तव्य में जो है प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? मूल कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 51 क। और उसका भी जो सातवां, पांचवा और सातवां याद रखना, दोनों मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। और पिछले बार तो लगभग पिछले 3-4 आरएस की भर्ती में देख लो, चाहे ऐसा की भर्ती में देख लो, एक तरह का ट्रेंड रहा है कि मूल कर्तव्य में थोड़ा सा डीप से सवाल पूछा जा रहा है। अनुच्छेद जो इसमें पांचवा मूल कर्तव्य, सातवां और 11वां जो बाद में जोड़ा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने मूल कर्तव्य शामिल है? अभी 11 मूल कर्तव्य शामिल है। अनुच्छेद कितने हैं? 11 अनुच्छेद नहीं, एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 क है। ठीक है, तो यहाँ पर सातवां जो है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ, तो जो भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है वो मूल कर्तव्य भी इंपॉर्टेंट है, वो मूल अधिकार भी इंपॉर्टेंट है, और वो जो है अपना नीति निर्देशक तत्व भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो पर्यावरण से जुड़े हुआ सारे याद रखना है। महिलाओं से जुड़े हुए जो भी मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य, वो भी याद रखना है। पांचवा मूल कर्तव्य है वो महिलाओं से जुड़ा है कि ऐसी सारी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है ना, वो पांचवें में लिखा। सातवें में लिखा हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव, क्या लिखा हुआ? 4 शब्द लिखा है, वन लिखा हुआ, झील लिखा हुआ, नदी और वन्य जीव, उनका संरक्षण और संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये सातवें में लिखा हुआ है। ठीक है ना, और पांचवें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें ये लिखा हुआ है कि सामाजिक समरसता और भ्रातृत्व भाव का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारे समाज में ऐसी जो भी प्रथाएं चल रही जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, इसे सबको त्याग करना है, ऐसा हमारा कर्तव्य है। मूल कर्तव्य पांचवें में ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? राज्य विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? देखो, अगर लोकसभा का और इनका चुनाव हो रहा है तो राष्ट्रपति जारी करता है, और विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो निर्वाचन आयोग नहीं करता है। कौन करता है? अधिसूचना। निर्वाचन आयोग तारीख वारीख ये सब बताता है, लेकिन ऑफिशियल रूप से अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसके लेटर से होगा? वो राज्यपाल से होगा, निर्वाचन आयोग से नहीं होगा। अब निर्वाचन आयोग में भी है कि कौन चुनाव कौन करवाता है? राज्य विधानसभा के। भारत का निर्वाचन आयोग कराता है या राज्य निर्वाचन आयोग करेगा? ध्यान रखना, राज्य विधानसभा को चुनाव और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबके चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाता है। राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो तो लोकल बॉडीज का चुनाव करवाता है, यानी कि पंचायतों और नगर निकायों को कराता है, विधानसभा को नहीं करवाता। पंचायतों व नगर निकायों के चुनाव करवाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला लिखा हुआ इसकी अध्यक्षता विकास परिषद, एनटीसी, यहां से सवाल पूछा गया। ये अपने टॉपिक में, सिलेबस में सीधा सीधा ये टॉपिक मेंशन है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, और कोई मुख्यमंत्री है तो वो भी इसमें शामिल होंगे, ये भी सही है। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। पहले योजना आयोग था तो वो सदस्य शामिल होते थे, अब नीति आयोग है तो वो सदस्य भी शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद की विचार विमर्श की कार्यवाही के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। ये कथन भी यहाँ से सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी सही सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा लिखा हुआ, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही है? 9 दिसंबर 1946 से पहली बैठक होती है, कितने समय तक अस्तित्व में रही है? देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, जहां से गलत होने की संभावना, सबको पता है इसका आंसर क्या है।
कि भारत की जो संविधान सभा थी, संविधान बनाने में कितने समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये सबको रटा हुआ शुरू से अपन को। लेकिन जो सवाल पूछा और आरपीसी ने इसका जो सही आंसर माना है वो 3 साल 1 महीना और 16 दिन, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्यों? सवाल क्या पूछ रहा है? भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? आखिरी जो हस्ताक्षर होते हैं वो 24 जनवरी 1950। कब होते हैं? 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं और उस समय तक, उनके हस्ताक्षर तक ये संविधान सभा अस्तित्व में रहती है। और अगर हम टाइम काउंट करें 9 दिसंबर 1946 संविधान बनने में कितना समय लगा? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। तो देखो यहाँ पर 2 साल तो हो गए और 11 महीने के 12 होते तो 3 साल पूरे हो जाते, तो यहाँ पर 11 महीने और 18 दिन यहाँ पर आ रहा है। लेकिन 24 जनवरी 24/01 और 1950 तक यहाँ पर ये चला था। तो 3 साल यहाँ पर क्योंकि पूरे हो जाते हैं, 1946 से 1949 12वें महीने में 3 साल, फिर 1 महीना ऊपर जा रहा है, 16 दिन और ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो समय अस्तित्व में रहा वो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर रहा। क्लियर है? इस तरह के थोड़े से ट्रिकी सवाल भी आ सकते हैं जो बिल्कुल आपको, जब आप बार बार इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जब आपके इस तरह के सामने नॉर्मली क्या है कि सवाल को देखते हैं, हाँ हमारे दिमाग में ये है कि बनने में कितना समय लगेगा? 2 साल 11 महीना। सवाल क्या पूछ रहा है वो देखना जरूरी। हम थ्योरी में तो ये पढ़ते हैं लेकिन आंसर यहाँ पर ये होगा और एक एक सवाल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो ये आपको जब लगातार आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर आप इन सवालों को पकड़ पाते हैं और इस तरह के सवालों को आप सही कर पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, टेस्ट प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हमने ये एमसीक्यू बैच भी स्टार्ट किया कि अगर कोई ट्रिकी सवाल आए, घुमा फिरा के सवाल आए, उन सवालों को कैसे सोल्व करना है। ठीक है ना? तो ये आज की हमारी क्लास थी, इसमें सारे तरह के प्रश्नों को यहाँ पर हमने करवाया है। किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं मैंने 2018 भी बताया, 2021 भी यहाँ पर आपको बताया। और ये सारे सवाल अब लगभग आगे भी जो सवाल बनने हैं वो इसी तरह के, इसी सिलेबस, इसी पैटर्न में। हो सकता है थोड़ा सा सवालों को लेवल बढ़ा दें, हम उन लेवल के सवालों को भी यहाँ पर करेंगे। तो इस एमसीक्यू बैच में अपन जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं उन पर जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज होंगे उनका कलेक्शन होगा और उनको सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको और डिटेल में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो अपनी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ना, वो मात्र 499 है, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद यहाँ पर। हालांकि इसमें भी अपनी सारी व्याख्या दे रखी है। यहाँ पर इस बैच में हम अलग से करवाएंगे कि हम आपको सारी व्याख्या और डिटेल में, जैसा भी मैंने वीडियो में बताया उस तरह से मैं डिटेल में सारा चीजें समझाते हुए करूंगा। तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमारी तरफ से यहाँ पर रहेगा। ठीक है? तो इसमें 40 टोटल टेस्ट वाली अपनी उपलब्ध है। इसमें दोनों ही में फर्स्ट पेपर के भी 12 टॉपिक वाइज, सेकंड पेपर के भी 12 टॉपिक वाइज और 8-8 फुल लेंथ यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस तरह की लगातार क्लासेस आपको अभी डेमो क्लास के रूप में यूट्यूब पे मिल जाएगी और बाकी ऐप में अब आगे अपने जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो टॉपिक के अनुसार जो है आपको रेगुलर क्लासेस पॉलिटी की और सारे विषयों की भी आपकी जो भी लगातार है वो मिलती रहेगी। और जल्द ही जो है अपना नया ऐप अपडेट आते आपको सूचित कर दिया जाएगा। कुछ क्लासेस आपको जो है उसमें जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आपको लाइव क्लासेस के साथ भी मिलती जाएगी। और एक गाइडेंस वीडियो का अलग से एक सेक्शन बना रखा है, आपको कंप्लीट गाइडेंस वहां पर आपको मिलेगा कि किस तरह से तैयारी करनी है, क्या चीजों को आपको जानना जरूरी है एग्जाम से रिलेटेड। विजेंद्र सर, मैं एनआर सर आपके लिए वहां पर भी रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।